असफलता एक चुनौती है तो इसे स्वीकार तो करो कि क्या कमी रह गई है तुम में देखो और सुधार तो करो कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपका क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विद्युत चालन तथा ओम का नियम, इसका वन शॉट करने वाले हैं और पूरे इस सिंगल वीडियो के जरिए आपका ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। सो बने रहिए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे वैद्युत धारा हो गया, इसके अलावा अपवाह या अनुगमन वेग हो गया, इसके अलावा धारा घनत्व हो गया। बहुत सारे टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक्स को एक एक करके हम लोग देखेंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक जो हमको समझना है आज, वो टॉपिक का नाम क्या है स्टूडेंट्स? विद्युत धारा। क्या टॉपिक का नाम है? टॉपिक का नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और करंट को समझने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को आवेश के बारे में पता होना चाहिए। और फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट करते समय हमने आवेश के बारे में आपको बताया था कि आवेश पदार्थ का एक ऐसा गुण है जो विद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है। आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश, ऋण आवेश। ये सब चीज क्लियर हो चुका है पिछली वीडियोस में। तो अब आते हैं और धारा की परिभाषा सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो धारा क्या है कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, अथवा एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये एक चालक है और इस चालक में ये एक आवेश है और ये t बराबर t सेकंड में और ये q आवेश है, ठीक है। तो इस चालक से अगर t सेकंड में q आवेश प्रवाहित होता है तो इस चालक में धारा कितनी हो जाएगी? I बराबर q बाई टी हो जाएगी, है ना। यानी कि यदि किसी चालक में एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है किसी चालक में, वो उसका धारा कहलाता है। पढ़िए एक बार, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को धारा कहते हैं। मतलब आवेश के चलने को हम धारा कहते हैं। जिस तरीके से आप चल रहे हैं वैसे ही एक चालक में आवेश चलता है, और जब किसी चालक में आवेश गति करता है तो उसमें धारा प्रवाहित होती है। इतनी बात समझ में आई। एक चीज और याद रखेंगे कि जो आवेश होता है ना, इसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। और आवेश दो प्रकार का मैंने बताया था, धन आवेश और ऋण आवेश, जिसमें इलेक्ट्रॉन की भी चर्चा हुई थी कि ऋण आवेश का एक एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पर ऋण आवेश होता है, ठीक है। एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर आवेश इधर चलेगा तो विद्युत धारा की दिशा जस्ट इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। यानी अगर आवेश इधर प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आवेश मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर प्रवाहित हो रही हैं तो इस स्थिति में विद्युत धारा की दिशा किधर होगी? उसके अपोजिट साइड होगी। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है धारा की दिशा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो यहां पे लिख सकते हैं आप कि धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा एक चीज और याद रखेंगे कि धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं और धारा का जो मात्रक होता है उसको भी आप याद रखेंगे। तो धारा का मात्रक, दो मात्रक आप याद रखेंगे। एक तो इस फॉर्मूले के जरिए जो मात्रक आएगा I बराबर Q बाई टी से, तो Q बाई टी के जरिए अगर हम याद करें तो कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा धारा का मात्रक। तो धारा का एक मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकंड, या फिर एम्पियर, या फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एम्पियर। तो धारा का दो मात्रक आपके सामने निकल के आ गया, एक तो कूलाम प्रति सेकंड और एक होगा आपका एम्पियर, ठीक है। तो ये दोनों मात्रक आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसी फॉर्मूला के जरिए आपको कई
क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कई क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। तो ये धारा आपने अच्छे तरीके से समझा। अब इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूला के अंतर्गत आपसे ये पूछ देता है कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं। 1 एम्पियर की परिभाषा बताइए। तो जरा स्टूडेंट सोचिए कि इस चालक में प्रवाहित आवेश अगर Q बराबर हम 1 कूलाम मान लें और T बराबर 1 सेकेंड मान लें, यानी कि 1 सेकेंड में अगर हम मानते हैं कि इस चालक से 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो इस स्थिति में जो धारा होगी वो हमारी 1 एम्पियर होगी। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम और बटे में 1 सेकेंड, ठीक है। तो यदि किसी चालक से एकांक समय में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो इस स्थिति में उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। ये 1 एम्पियर की परिभाषा हो गई। आप अच्छे तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो इतनी पॉइंट्स अगर आपने याद रख लिया है तो धारा से रिलेटेड काम चल जाएगा और धारा के बारे में आप बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है, यहाँ पे आप इस हेडिंग को पढ़िए कि धात्विक चालक में वैद्युत आवेश का प्रवाह, वैद्युत चालन। इस पूरे स्लाइड के माध्यम से हम ये पढ़ेंगे कि वैद्युत चालन क्या होता है और वैद्युत चालन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो हम कैसे समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण वैद्युत चालन कहलाता है। जैसे अगर आप 11th में पढ़े होंगे ऊष्मा, तो ऊष्मा में आपने क्या देखा था, चालन एक घटना होती है जिसमें क्या होता है कि अगर एक रॉड है मान लीजिए या कोई एक लोहे की वस्तु है और इस वस्तु को अगर आप गर्म करते हैं तो गर्म करने पर होता क्या है कि ये जो मान लीजिए यहाँ से आग से इसको गर्म करते हैं इस लोहे की वस्तु को, तो सबसे पहले यहाँ वाले कण जो हैं वो ऊष्मा पाएंगे यानी कि गर्म होंगे, और यहाँ वाले कण जब गर्म होंगे तो वो कंपन करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे और ये इसको गर्म करेंगे, फिर ये ऊपर वाले को गर्म करेगा। इस तरीके से कंपन के माध्यम से ये पूरा जो मतलब एक तरीके से वस्तु है ये गर्म हो जाएगी चालन के माध्यम से। इसी तरीके से विद्युत में यानी इलेक्ट्रिसिटी में आवेशित कण जो है वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं यानी ट्रांसफर होते हैं, तो इस विधि को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वैद्युत चालन। वैद्युत चालन क्या है, जिसमें ऐसा चालन मतलब ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें आवेश क्या है, एक स्थान से आवेशित कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो, उस प्रक्रिया को हम वैद्युत चालन कहते हैं। तथा ये गतिमान आवेशित कण आवेश वाहक कहलाते हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, ठीक है। सामान्यतः कमरे के ताप पर तापीय विक्षोभ यानी टेम्परेचर डिस्टर्बेंस के कारण इलेक्ट्रॉन मूल नाभिक से पृथक हो जाते हैं तथा चालक के अंदर यादृच्छिक यानी कि रैंडम मोशन करते रहते हैं। होता क्या है कि चालक में आप सभी जानते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और कमरे के ताप पर जो है वो तापीय विक्षोभ के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से अलग हो जाते हैं और उसी जो है वो चालक में क्या करते हैं, इधर उधर गति करने लगते हैं, रैंडम मोशन करने लगते हैं, यादृच्छिक गति करने लगते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है, या फिर चालन इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हम इसको कहते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आइए समझते हैं। ये चालन, वैद्युत चालन और मुक्त इलेक्ट्रॉन की जरूरत हमें क्यों पड़ी, तो इसके लिए आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो टॉपिक है अपवहन या अनुगमन वेग। अब अनुगमन वेग में आप समझेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की क्यों जरूरत है और चालक की क्या आवश्यकता है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ और बहुत ही सिंपल भाषा में आपको अपवहन या अनुगमन वेग समझा दूंगा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मान लीजिए ये एक चालक है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एक चालक है। अब सबसे पहले अगर चालक में देखेंगे तो आप जानते हैं कि चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो शुरू में जब इनके बीच में कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं अप्लाई हुआ है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर उधर गति करेंगे, रैंडम मोशन जो वहाँ पे लिखा था यादृच्छिक गति वो करेंगे। कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, मतलब
जब इसके बीच विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया गया है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जो है वो घूम रहे हैं, जिगजैग या किसी भी तरीके से अपनी तरह से वो घूम रहे हैं। ठीक है, जैसे इसको इसी तरीके से समझिए कि जब तक आपको अच्छे टीचर्स नहीं मिलते तब तक आप यूट्यूब पे इधर उधर भटकते हैं कि भाई इस टीचर से भी थोड़ा सा पढ़ लें, इस टीचर से भी पढ़ लें, क्या पता इनसे समझ में आए तो इन्हीं से पढ़ने लगेंगे। तो जब तक आप अच्छे टीचर्स का सिलेक्शन नहीं कर पाते तब तक आप इधर उधर रैंडम गति करते रहते हैं। सेम इसी तरीके से है कि एक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया जाता है उस चालक पे तो इधर उधर गति करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस चालक पे विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है स्टूडेंट्स, वो आपको याद रखना है। जैसे ही हम इस चालक को एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं तो बहुत ही मस्त प्रक्रिया होती है। और ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये माइनस, तो यहाँ पे प्लस उत्पन्न हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही हम इस चालक को बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स पे आप सभी जानते हैं ऋण आवेश होता है, तो वो ऑटोमेटिकली प्लस की ओर अट्रैक्ट होते जाएंगे। यानी ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जो इधर उधर गति कर रहे थे उनकी दिशा एक तरफ हो जाएगी, यानी कि इस बैटरी के प्लस टर्मिनल की तरफ हो जाएगी। सभी इलेक्ट्रॉन बारी बारी से इसी दिशा में गति करने लगेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस ध्रुव है और वो माइनस को खींचेगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो पहले की जो स्थिति थी जब हम वैद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं कर रहे थे तब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर रहे थे। अब जब गति कर रहे थे तो इनका औसत वेग क्या होगा? औसत वेग केस फर्स्ट पहले केस में जब इनके बीच कोई भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो ये इधर उधर गति कर रहे हैं, यानी इसका औसत वेग क्या हो जाएगा? तो मान लीजिए ये वाला u1 है, ये u2 है, इसका वेग u3 है, इसका वेग u4 है, इसी तरीके से इसका वेग un है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। औसत वेग निकालने के लिए क्या करते हैं? सबको जोड़ देते हैं। तो सबको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि जब वो रैंडम गति करेगा, इधर उधर गति करेगा, तो उनका औसत वेग कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो उनका औसत वेग आपका हो जाएगा कितना? 0। लेकिन जब हम इसमें एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं इस चालक पर, तब क्या होता है? तब ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करने लगते हैं। तो इस स्थिति में औसत वेग 0 नहीं होगा। यहाँ पे औसत वेग इसलिए 0 होगा क्योंकि एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ये दोनों वेग एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में औसत वेग 0 होता है। लेकिन जैसे ही बाह्य वैद्युत क्षेत्र हम इस चालक के बीच अप्लाई करेंगे तो ऐसी स्थिति में इसका जो औसत वेग होगा, औसत वेग ये 0 नहीं होगा। जब हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र अप्लाई किए तो इसको V1, इसको V2, इसको V3, इसी तरीके से डॉट 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 करते करते इसको Vn आप लिख दीजिए। तो अब इसका औसत वेग हम क्या लिखेंगे? V1 प्लस V2 प्लस V3 और प्लस डॉट 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 प्लस Vn और बटे में n, और ये नॉट इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और यही औसत वेग को हम Vd से प्रदर्शित करते हैं, और यही Vd इन सभी आवेशित कणों का औसत वेग होता है। और इसी औसत वेग को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अनुगमन वेग यानी अपवहन वेग, अपवहन या अनुगमन वेग कहते हैं। और इसको Vd से प्रदर्शित करते हैं। Vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब अपवहन या अनुगमन वेग, और इसी को हम इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और यही इन सभी आवेशित कणों के वेगों का औसत अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, तो एक तो अनुगमन वेग की परिभाषा आप साइंटिफिकली एकदम आसान से याद कर सकते हैं 2 लाइन की, और एक जो मैं अभी बताऊंगा वो आप याद कर सकते हैं। तो साइंस के बेस पे जो आसान 2 लाइन का परिभाषा है वो क्या है कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, अपवहन या अनुगमन वेग कहलाता है। देखिए, जैसे बाह्य वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे अप्लाई किया गया है और सभी आवेशित कण प्लस सिरे की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिस वेग से, उसी वेग का औसत मान हमारा अपवहन या अनुगमन वेग कहलाता है।
तो ये भी परिभाषा यही चीज कह रहा है जो डायग्राम में मैंने आपको समझाया। लेकिन अब अगर आप इस परिभाषा को बड़ा लिखना चाहते हैं, ये क्वेश्चन मान लीजिए बहुत ज्यादा नंबर में आ गया, बड़ा वाला क्वेश्चन आ गया, तो उसमें आप क्या लिखेंगे? उसमें आप ये लिखेंगे कि हम सभी जानते हैं कि किसी चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रारंभ में जब हम इस चालक में वह विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं करते हैं तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं, यानी कि रैंडम मोशन करते हैं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, ठीक है। तो उस स्थिति में इस चालक का संपूर्ण औसत वेग 0 होता है। लेकिन जैसे ही हम इस चालक के बीच कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करने लगते हैं और धन सिरे की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। इस स्थिति में इस चालक का औसत वेग क्या हो जाता है? एक वैल्यू आ जाती है और इस चालक के औसत वेग को नाम दिया गया अनुगमन वेग। इसको हम Vd से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके पूरे कॉन्सेप्ट को भी समझिए कि मान लीजिए जब इस पे एक वैद्युत क्षेत्र अप्लाई होगा तो इस स्थिति में ये वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला सिरा नेगेटिव हो जाएगा। और ये जो आवेशित कण हैं ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव ऑटोमेटिकली पॉजिटिव की ओर आगे बढ़ने लगता है, ठीक है। या एक यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाता है और वैद्युत क्षेत्र हमेशा क्या करता है? आवेशित कण पर एक बल लगाता है और बल लगाने से उस आवेशित कणों में एक वेग उत्पन्न हो जाता है और उन्हीं सभी वेगों का औसत मान हमारा अनुगमन या अपवहन वेग कहलाता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स की ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब ये फॉर्मूला इसका कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। डेरिवेशन कि अनुगमन या अपवहन वेग का, दोनों का मतलब एक ही है। इसको आप अपवहन वेग भी कह सकते हैं, अनुगमन वेग भी कह सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला डेरिवेशन कैसे होता है, एक बार बढ़िया तरीके से इसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स? इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये दो चीजें आपको समझ आ गई कि यहाँ पे औसत वेग कैसे आया है और यहाँ पे औसत वेग कैसे आया है। अब आप इस चीज को समझने की पूरी कोशिश करिए। मैं इसका फॉर्मूला आपको डिराइव करना सिखा रहा हूं, ठीक है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि यहाँ पे एक बैटरी लगाने से यहाँ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा इस चालक के आसपास। अब इस चालक के आसपास वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वो वैद्युत क्षेत्र हमेशा आवेशित कणों पर एक बल लगाता है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई आवेश पर कितना बल लगता है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर, मान लीजिए ये एक वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में Q आवेश है, तो इस Q आवेश पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल कितना होगा? तो F बराबर QE आपने बताया था और ये माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र हमेशा आवेशित कण पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगाता है, यानी इधर की तरफ लगाता है। क्लियर है बात? यहां भी वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? प्लस से माइनस की तरफ, लेकिन बल किधर लग रहा है? इधर की तरफ, अपोजिट साइड में। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहां भी आप देखेंगे कि जब यहां आवेशित कण पर जो बल लग रहा है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा E के विपरीत दिशा में लग रहा है, तो वो बल कितना होगा? तो यहां पे लिखेंगे हम आवेशित कण पर लगने वाला, आवेशित कण पर यहां पे चाहें तो आप लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल, और वो बल कितना हो जाएगा? F बराबर QE। ये वाले फॉर्मूले से आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे जितने भी चीज हैं ये क्या हैं? ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन को हम -E से प्रदर्शित करते हैं, मतलब E से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? E और E। ये बड़ा E तो पहले से था और आवेश Q है, लेकिन वहां पे क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए हमने E लिख दिया। और माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि जो बल लगता है वो क्या लगता है? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो फाइनल कॉल आउट में हम क्या लिखेंगे? F बराबर -E। ठीक है। और जब किसी आवेशित कण पर बल लगता है स्टूडेंट्स, तो उस आवेशित कण में त्वरण उत्पन्न होगा। भाई जाहिर सी बात है, मान लीजिए ये एक मार्कर है, इस पे मैंने एक बल लगाया तो ये मार्कर का वेग में परिवर्तन होगा। तो इसी तरीके से अगर इस आवेशित कण पर, मान लीजिए इस आवेशित कण पर वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगा है, तो ये इसके अंदर त्वरण उत्पन्न होगा, वेग परिवर्तन होगा। तो वो त्वरण कितना होगा? तो यहां पे लिखेंगे
बल के कारण उत्पन्न त्वरण। आप जानते हैं स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला F बराबर m इंटू ए, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। तो A बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? A बराबर आपका हो जाएगा F बटे में m। A बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? F बटे में m। इसको आप सबसे ऊपर वाले को मान लीजिए समीकरण नंबर 1। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है? अब A बराबर F बटे m आ गया और F की वैल्यू आप यहां पे समीकरण नंबर 1 से रखिए। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, तब A बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? A बराबर F का मान रखेंगे माइनस ई, तो माइनस ई और कैपिटल E और बटे में m। ठीक है, इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 क्लियर है बात इतनी? तो A का मान और F का मान आपका निकल के आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, आप यहां पे देखिए, ये जो त्वरण उत्पन्न होगा इन आवेशित कणों में, ये आवेशित कणों में जो त्वरण उत्पन्न होगा वो इन आवेशित कणों के वेग में परिवर्तन कर देगा, क्योंकि त्वरण का काम क्या है? वेग में परिवर्तन करना। तो मान लेते हैं पहले इसका वेग u1, u2, u3, u4 डॉट 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 un था, और जब त्वरण कार्य किया तो इसका वेग v1, v2, v3, v4, v5 डॉट 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 vn हो गया। और इस वेग परिवर्तन में जो समय लगा वो मान लेते हैं t1, t2, t3, t4 डॉट 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 tn लगा। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। ऐसी स्थिति में आप ये जानते हैं, यहाँ पे जो बात मैंने बताया उसको आप लिख दीजिएगा भाषा के रूप में। तो डॉट डॉट का मतलब क्या कि वो भाषा लिख दीजिएगा जो मैंने आपको बताया कि इस त्वरण के कारण वेग में परिवर्तन हो रहा है, जो v1, जो u1, u2, u3 डॉट 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 un से v1, v2, v3, v4 डॉट 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 vn हो जा रहा है, और उसमें समय t1, t2, t3, t4 डॉट 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 tn लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो औसत वेग होगा, यहां पे लिख देंगे औसत वेग, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वो हम लिख देंगे यहाँ पे v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस vn और बटे में n हो जाएगा। यह औसत वेग हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज आप जानते हैं स्टूडेंट्स, गति के प्रथम समीकरण से, और गति का प्रथम समीकरण क्या है स्टूडेंट? सभी स्टेप आप याद रखेंगे। गति का प्रथम समीकरण क्या है कि जो आपका वेग प्राप्त हुआ है, अंतिम वेग, वो कितना हो जाएगा? v बराबर u प्लस at हो जाएगा। यह है अंतिम वेग के लिए गति का प्रथम समीकरण। अब ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे वेग परिवर्तन हुआ है u1, u2, u3 डॉट 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 un से v1, v2, v3 डॉट 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 vn तक, तो इसमें प्रत्येक कण का वेग हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो प्रत्येक कण का वेग कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे निकालेंगे v1 का मान, तो v1 बराबर u1 प्लस a t1। इसी तरीके से v2 बराबर u2 प्लस a t2। इसी तरीके से सबका निकाल लेंगे, और लास्ट में vn बराबर un प्लस a tn। इस तरीके से आपने सभी कणों का वेग निकाल लिया। अब सभी कणों का वेग निकाल लिया, यानी v1, v2, v3 डॉट 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 vn निकाल लिया। तो ऐसी स्थिति में इसको लिख दीजिए समीकरण नंबर 3, और यहां पे लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में v1, v2, v3 डॉट 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 vn का मान रखने पर, तो जैसे ही इस समीकरण में आप v1, v2, v3, vn का मान रखेंगे तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी vd की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक स्लाइड और ऐड करते हैं इसमें, तभी जाके मज़ा आएगा, वरना दूसरा स्लाइड में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। आजा बाबू, चलो। ये स्लाइड कैसे, ये आ गया, ठीक है, वेरी गुड, थैंक गॉड। ओके स्टूडेंट्स, तो आर यू रेडी? ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब v1, v2, v3 डॉट 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 vn की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। तो आइए रखते हैं स्टूडेंट्स। तो रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यस, रखेंगे तो हमारा, ओहो मान जा भाई, ठीक है। अब रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? औसत वेग जो था वो vd प्रदर्शित करते हैं हम, देख लीजिए। इस औसत वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन या अपवहन वेग vd। तो vd बराबर क्या हो जाएगा?
Vd बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn बटे में n था। V1 की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट्स, U1 प्लस AT1 एक ब्रैकेट में, प्लस V2 की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट्स, तो V2 की वैल्यू आपकी आई है U2 प्लस AT2, U2 प्लस AT2। इसी तरीके से V3 की वैल्यू इसी तरीके से डॉट 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 करके Vn की वैल्यू आई है Un प्लस ATN। Vn की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट्स, Un प्लस ATN, और बटे में क्या है स्टूडेंट्स, बटे में आपका है n, तो हमने n रख दिया। अब क्या करिए, U1 U2 U3 को अकेले निकाल लीजिए और AT1 AT2 AT3 को एक जगह कर दीजिए। तो Vd बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, Vd बराबर आपका हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN। ये U मेरा V की जगह जैसे बन रहा है इसलिए U आप मानिएगा इसको, ठीक है। और प्लस A कॉमन ले लेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn, और बटे में क्या था स्टूडेंट्स, बटे में आपका था n, तो हमने n रख दिया। क्लियर बात। अब इसका तो आप जानते हैं, अलग अलग आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, Vd बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN और बटे में n। इसकी वैल्यू तो आप जानते हैं 0 होता है, अभी बताऊंगा कैसे। और प्लस A और T1 प्लस T2 प्लस T3 और प्लस Tn डॉट 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 प्लस Tn और बटे में n। इसकी भी वैल्यू आप जानते हैं, अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले इसकी जगह पे तो आप 0 लिखिए, तो Vd बराबर क्या हो जाएगा 0। कैसे 0 सर, ये U1 प्लस U2, यहां पे देखिए आप स्टूडेंट्स, प्रारंभ में U1 U2 U3 प्लस डॉट 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 UN और बटे में n का मान 0 था, क्योंकि पहले हम इसको वैद्युत क्षेत्र नहीं दे रहे थे इस चालक को, तो इसमें जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो यादृच्छिक गति कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो ये सभी अपने एक दूसरे के वेग को निरस्त कर दे रहे हैं, तो औसत वेग 0 आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, प्लस A और इनटू इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स क्या, टाउ, और टाउ क्या है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये फाइनल क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए लाइट चली गई, हाँ आ गई, चलिए। तो ये फाइनल आपका क्या आ जाएगा, A टाउ, ठीक है, A टाउ। अब इसमें आप A का मान कहां से रखेंगे, समीकरण नंबर 2 से A का मान माइनस ई बटे में m रख दीजिए। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स की, यहां पे लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2 से Vd बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, A का मान हम रख देंगे माइनस ई और बटे में माइनस ई बटे में m और इंटू टाउ। तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग का फॉर्मूला निकल के आ गया। ये फॉर्मूला आप कई जगह इस्तेमाल करेंगे डेरिवेशन करते समय, ठीक है। अब ये टाउ क्या है स्टूडेंट्स, टाउ को हम कहते हैं क्या, श्रांतिकाल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, टाउ को हम कहते हैं श्रांतिकाल। और श्रांतिकाल क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। श्रांतिकाल, कई जगह विश्रांति काल भी लिखा होता है, लेकिन श्रांति काल आप याद रखेंगे। अब ये श्रांति काल क्या होता है, आइए समझाते हैं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे मान लीजिए इस चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये इधर उधर गति करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपस में टकराएंगे कि नहीं। भाई भीड़ में आप ही इधर उधर जाते हैं तो कई लोगों से टकराते हैं, क्या मतलब जानबूझ के टकराते हैं तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें तो जो है वो अनजाने में बहुत सारे आवेश एक दूसरे से टकराते हैं। तो जब किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं तो उस टक्कर में दो बराबर टक्कर में होने वाले समय अंतराल को, मतलब टकराने पे जो मतलब टकराने में लगे समय अंतराल को हम क्या कहते हैं, टक्कर में लगे समय अंतराल को हम शांति काल कहते हैं और उसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये अनुगमन वेग या अपवहन वेग का फॉर्मूला आ गया, Vd बराबर माइनस ई बटे में m इंटू टाउ। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके लिए, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि है अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध।
ये डेरिवेशन आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस डेरिवेशन को तैयार करेंगे। इस डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले हमें एक चित्र बनाना होगा, क्योंकि चित्र के ज़रिए ही आप इस डेरिवेशन को अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैं एक यहाँ पे चालक बनाता हूँ और इस चालक को मैं कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर देता हूँ। आप भी इस तरीके का एक डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसा एक डायग्राम बना देना है और इस चालक को आपको एक बैटरी के साथ संयोजित कर देना है। इस चालक को क्या कर देना है स्टूडेंट्स, आपको एक बैटरी के साथ संयोजित कर देना है। तो हमने इस चालक को एक बैटरी के साथ संयोजित कर दिया। इसका प्लस वाला हिस्सा ये है, माइनस वाला हिस्सा ये है। तो यहाँ भी प्लस क्षेत्र उत्पन्न होगा और यहाँ पे माइनस पोल आपका क्रिएट होगा, ठीक है। इस चालक के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप जैसा कि जानते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं मैं कि एक छोटा सा हिस्सा मैंने लिया और यहाँ पे बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं। अब जैसे ही हम इस चालक में बैटरी के माध्यम से एक तरीके से विद्युत क्षेत्र क्रिएट करेंगे, तो जितने भी इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पर ऋणावेश होता है, तो वो सब धनावेश की ओर गति करने लगेंगे एक औसत वेग से, अर्थात एक अनुगमन वेग से गति करने लगेंगे। अनुगमन वेग को हम Vd से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी वेग से ये एक ही दिशा में धन आवेश की ओर गति करने लगेंगे इस बैटरी के कारण, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई? इतनी बात समझनी ज़रूरी थी। अब स्टूडेंट ज़रा आप देखेंगे इसमें, तो कुछ समय अगर हम देखें, ये वैद्युत क्षेत्र इसमें E इधर की तरफ लग रहा है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र किधर से किधर की तरफ लगता है, धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ। तो वैद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है और इसी वैद्युत क्षेत्र के कारण ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये इस आवेशित कणों पर, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लगा रहा है विपरीत दिशा में, और इसी बल के कारण इन आवेशों में एक औसत वेग प्राप्त होता है, जिसको हम अनुगमन वेग कहते हैं, अपवहन वेग कहते हैं। और इसी अपवहन वेग से ये चालक के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि डेल्टा टी समय में क्या होता है, कुछ समय बाद जब ये गति कर रहे हैं तो ये मान लीजिए यहां पे आ जाते हैं। कुछ समय पश्चात यही जो आवेशित कण हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है, वो यहां पे आ जाते हैं। और मान लेते हैं कि यहां पर आने में इन्होंने इतनी दूरी तय की। तो अब ये दूरी कैसे निकलेगी स्टूडेंट्स? तो इसके लिए हम करते क्या हैं, एक डेरिवेशन करते हैं और इसी डेरिवेशन के माध्यम से हम सब कुछ निकालते हैं। तो डेरिवेशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स, n है। तो यहां पे हम लिख देंगे n है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो इस स्थिति में अगर ये डेल्टा टी समय में अगर हम देखें तो ये आवेशित कण यहां तक आएंगे, तो यहां तक आएंगे तो ये दूरी तय की है ना, तो ये दूरी कितनी होगी, तो इसलिए हम जानते हैं क्या, यहां पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, दूरी बटा समय होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर आपका हो जाएगा चाल गुणे समय, चाल गुणे समय हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से अगर हम दूरी निकालें तो यहां तो ये जो आवेशित कण है ये अनुगमन वेग से गति कर रहे हैं, और अनुगमन वेग, तो इस चाल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अनुगमन वेग Vd, और समय कितना लग रहा है डेल्टा टी समय में, तो यहां पे हम लिख देंगे डेल्टा टी। यानी कि डेल्टा टी समय में ये आवेशित चालक या मुक्त इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय कर रहे हैं, तो डेल्टा टी समय में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स Vd डेल्टा टी दूरी तय कर रहे हैं। इतनी बात आप सभी को समझ आई तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब यहाँ थे और डेल्टा टी समय में यहाँ पे आए तो कुछ ना कुछ आयतन तो घेरे होंगे। भाई एक चालक जब है, ये इस तरीके का चालक है, एक तार मान लीजिए इस तरीके का, तो जब ये यहाँ से यहाँ तक आए तो इतना जो है वो आयतन तो घेरे। तो जब इतना आयतन घेरे तो ये आयतन कितना हुआ, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे
कि चालक के द्वारा ए सिरे से मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में डेल्टा टी समय लगा और उस समय में उसने कुछ आयतन भी घेरा, तो वो आयतन कितना होगा? तो वो आयतन जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? आयतन बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो वो आयतन जो होगा वो कितना होगा? V बराबर A इंटू एच। V बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? A इंटू एच, यानी क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे देखेंगे अगर, तो ये एक वृत्ताकार भाग है, क्योंकि अगर एक तार हम लेंगे, एक तार लेंगे अगर, या एक चालक लेंगे, तो इस तरीके का होगा। तो ये जो होता है उसका वो होता है क्या? आधार का क्षेत्रफल। तो इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो ऊंचाई मैंने कहा वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए। तो ये दूरी कितनी आई थी? वी डी इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि वो आयतन जो होगा वो कितना होगा? वी डी इंटू डेल्टा टी और इंटू ए। ये ए तो ए ही लिखेंगे हम इसको, लेकिन ये जो एच है ये दूरी है, और वो दूरी कितनी आई थी? वी डी डेल्टा टी। क्लियर है बच्चों? थोड़ा सा मैं सीरीज में लिख देता हूं तब आपको समझ आएगा, वरना आप समझेंगे कि ए का मान ही रखा गया है। ए का मान नहीं रखा गया है, ए को आप ऐसे ही रखिए, और इंटू एच का मान, एच मतलब वो दूरी, कितना दूरी तय किया वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कितने दूरी तय की? वी डी इंटू डेल्टा टी। इतना बात समझ आया? अब ये जो आयतन मिला है वो हमें मिल गया, वो कितना मिला है? वी डी डेल्टा टी और इंटू ए। क्लियर है बात बच्चों? अब इस आयतन के अल्पांश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो इस आयतन के अल्पांश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो यहां पे लिखेंगे आयतन के अल्पांश में, अल्पांश मतलब छोटे से हिस्से में, आयतन के अल्पांश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आयतन के अल्पांश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? तो ये आयतन और गुणे इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये आयतन कितना है स्टूडेंट्स? ए वी डी डेल्टा टी और इंटू इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स? तो आप यहां पे देख सकते हैं n है, तो यहां पे इंटू n लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आयतन के अल्पांश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी निकल के आ गई। अब ये जो आयतन है इसके संगत आवेश कितना होगा? क्योंकि आवेश प्राप्त हो जाएगा तभी आप धारा निकाल पाएंगे, तो इसलिए हमें आवेश की जरूरत पड़ेगी। तो अब लिखेंगे हम इसके संगत आवेश, इसके संगत आवेश। ये सब स्टेप है स्टूडेंट्स, ये सभी स्टेप अगर आपको पता रहेगा आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसके संगत आवेश कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो वो आवेश हो जाएगा कितना? Q बराबर कितना होता है? N इंटू ई, यानी अल्पांश में, ये जो आपने निकाला अल्पांश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अल्पांश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गुणे एक इलेक्ट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। Q बराबर N इंटू ई होता है ना स्टूडेंट्स, तो यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। यहां पे क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। अब रखते जाइए वैल्यू को, आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे। अब देखिए जो आवेश आएगा आपका Q, वो कितना आएगा? अल्पांश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स? ए वी डी डेल्टा टी एन, ए वी डी डेल्टा टी एन और इनटू इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है? ई, तो हमने ई रख दिया। ठीक है, आवेश का मान प्राप्त हो गया। जब आवेश का मान प्राप्त हो जाता है तो आप वैद्युत धारा निकाल सकते हैं। आप यहां पे लिखेंगे हम जानते हैं, और आप क्या जानते हैं स्टूडेंट्स? वैद्युत धारा बराबर क्या होता है? वैद्युत धारा बराबर आवेश बटा समांतराल। ठीक है, तो वैद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर हो जाएगा कितना? Q और बटे में डेल्टा
टी। क्यू की वैल्यू स्टूडेंट्स अभी सामने निकल के आ गई है, ए वी डी टी, ए वी डी डेल्टा टी एन ई। तो आप रखते जाइए क्यू की वैल्यू ए वी डी डेल्टा टी एन ई और बटे में डेल्टा टी। इस डेल्टा टी से इस डेल्टा टी को काट दीजिए तो आई का मान कितना आ गया स्टूडेंट्स, पहले एन लिखिए, फिर ई, फिर ए, फिर वी डी। तो आई का वैल्यू कितना आ गया, एन ई ए वी डी। तो जब भी कोई आपसे पूछेगा कि बताओ अनुगमन या अपवहन वेग और वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है, तो आई बराबर एन ई ए वी डी होता है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए और ये डेरिवेशन अच्छे तरीके से समझ लीजिए जो मैंने चित्र बना के आपके स्क्रीन पे समझाया है ना। एक बार बढ़िया से देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया बात है। और इसको प्रैक्टिस कर जाइएगा स्टूडेंट्स, आपको समझ आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब चलिए जल्दी जल्दी हम कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं और कुछ और चीज़ों में ये है आपका धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है स्टूडेंट्स, तो इसको आप समझिए कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित अभिलंबवत वैद्युत धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत प्रवाहित विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक चालक है, इस चालक का एकांक क्षेत्रफल, एक छोटा सा क्षेत्रफल यहां पे हमने ले लिया, और इस क्षेत्रफल से जितने आवेश गुजरेंगे जितने समय में, उसका जो अनुपात होगा वही धारा घनत्व होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो एकांक क्षेत्रफल से हमेशा गुजरने वाले अभिलंबवत वैद्युत धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व। पढ़िए ध्यान से, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित अभिलंबवत वैद्युत धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। और धारा घनत्व को स्टूडेंट्स हम किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। किस चीज से, जे से। और जे बराबर स्टूडेंट्स क्या होता है, आई बटा में ए, आई बटा में ए। यानी कि इस फॉर्मूला से ही आप इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं, जे कहते हैं। क्लियर बात बच्चों। अब देखिए, अब एक चीज और पूछ देता है कि अनुगमन वेग या अपवहन वेग और धारा घनत्व में संबंध बताइए, है ना। सिर्फ संबंध पूछ देगा, फॉर्मूला पूछ देगा। तो इसके लिए आप करेंगे क्या स्टूडेंट्स, इसके लिए सिंपली आप आई का मान रख देंगे जो अनुगमन वेग के पद में है। तो जे बराबर क्या हो जाएगा, आई का मान रखिए एन ई ए वी डी और बटे में ए। इस ए से ये ए को काट देंगे तो जे और वी डी में क्या संबंध आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो जे बराबर एन ई वी डी। जे बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एन ई वी डी। तो ये आपका धारा घनत्व और अपवाह वेग यानी कि अनुगमन वेग में संबंध का सूत्र है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको समझ आया होगा। मज़ा आया तो एक लाइक कर दीजिए फटाफट से, और ये फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछा गया है और इसमें संबंध पूछा गया है कि बताओ धारा घनत्व और अपवाह वेग में क्या संबंध होता है, या धारा घनत्व की परिभाषा बताइए। ये सब चीज़ आता है स्टूडेंट्स। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, जरा फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अभी पढ़ाया है मैंने अपवहन वेग और इसके अलावा बहुत सारी चीजें पढ़ाया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि धारा घनत्व जे तथा अपवहन वेग वी डी में संबंध है जहां इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा n उसकी संख्या है। अभी जो पढ़ाया स्टूडेंट्स वही क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा गया है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और जल्दी से इसका आंसर दीजिए। मैं वेट कर रहा हूं, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। अभी जो पढ़ाया वही आया है। बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद है सभी का आंसर आ गया होगा। कह रहा है क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वैद्युत धारा घनत्व जे और अपवहन वेग वी डी में संबंध है जहां इलेक्ट्रॉनों पर आवेश Q है और N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि J बराबर NeVd होता है। अभी अभी जस्ट पीछे ही स्लाइड में बताया। ये लीजिए, स्लाइड भी दिखा देता हूं, ये लीजिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा
और इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जे बराबर NEVD, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि गतिशीलता क्या है। एक बहुत ही खूबसूरत टर्म आता है गतिशीलता, और गतिशीलता को परिभाषित कीजिए, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इसका सूत्र पूछा जा सकता है। तो गतिशीलता को आसानी से आप समझ सकते हैं कि किसी आवेश वाहक यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है, अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक क्षेत्रफल में प्राप्त किया जाता है। इससे हम किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, तो देखिए इससे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, यू बना के, और यहां से थोड़ा सा निकाल दीजिए, ठीक है। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करें और आवेश वाहक को के अनुगमन वेग को हम वीडी से प्रदर्शित करें, तो ऐसी स्थिति में जो आपका गतिशीलता होता है म्यू, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए। गतिशीलता क्या होता है, आप देख सकते हैं ध्यान से कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है, और इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यदि ई वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग Vd हो, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, म्यू बराबर ई बटे में, म्यू बराबर ई बटे में फटाफट से बताइए, Vd, ई बटे में Vd। तो ये अनुपात जो कहलाता है स्टूडेंट्स, वो कहलाता है क्या, गतिशीलता। यह अनुपात क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, गतिशीलता कहलाता है। आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। क्लियर है बात बच्चों। तो ये तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है, ठीक है बच्चों, हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और वो है आपका ओम का नियम। ओम का नियम क्या है स्टूडेंट्स, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप दाब में कोई परिवर्तन ना हो, यानी वो स्थिर रहे, तो ऐसी स्थिति में चालक के सिरों के बीच, ऐसी स्थिति में चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर V होगा वो उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होगा। उसमें प्रवाहित धारा I के क्या होगा स्टूडेंट्स, समानुपाती होगा। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। किसी चालक में कि पदार्थ में वैद्युत धारा, अब यहां पे आप समझिए कहने का मतलब क्या है। अगर किसी चालक में ताप और दाब, ठीक है, और भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो यानी कांस्टेंट हो, तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया जो विभवांतर होगा वो धारा के समानुपाती होगा। यानी जैसे जैसे हम चालक के सिरों पर वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, चालक में प्रवाहित धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसको हम और प्रसार करें तो क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू आर हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, I इंटू आर हो जाएगा। जहां R क्या है, जहां R बराबर नियतांक होता है, नियतांक होता है, और इसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। R को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर है बात बच्चों। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें तो वो है वैद्युत चालकता। क्या है वैद्युत चालकता, तो इसको आसानी से समझिए। देखिए वैद्युत चालकता क्या है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। इसका मतलब जो वैद्युत चालकता होगी, वैद्युत चालकता जो होगी वो क्या होगी, 1/, वैद्युत प्रतिरोध 1/, वैद्युत प्रतिरोध 1/, वैद्युत प्रतिरोध होगी। क्लियर है बच्चों, इतनी बात समझ आई, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब जब 1/, वैद्युत प्रतिरोध होगी तो इसका मात्रक भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको प्रतिरोध का मात्रक पता होना चाहिए, और यहां पे हम लिख सकते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है स्टूडेंट्स, ओम होता है, और ओम को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। क्लियर है। तो जब प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया
तो इस स्थिति में वैद्युत चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, 1/ओम। और 1/ओम को हम क्या लिख सकते हैं, महो लिख सकते हैं या ओम इनवर्स लिख सकते हैं। क्लियर है बात बच्चों, इतनी बात समझ आई। वैद्युत चालकता का मात्रक महो या ओम इनवर्स हो सकता है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, होता है। नेक्स्ट आपका है विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता चालकता। क्लियर है, ये विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको ये बात समझनी जरूरी है। अब देखिए ध्यान से आप इसको पढ़ सकते हैं कि किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व J, धारा घनत्व को हम किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, J के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान रखें, विशिष्ट प्रतिरोध को स्टूडेंट्स हम किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, तो यहां पे लिख देंगे विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं। किस चीज से, रो से, इस सिंबल से, रो से दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं। और रो बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, रो बराबर होता है E और बटे में J। रो बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, E बटे में J। इसको और एक्सपेंड करें अगर, तो E बराबर आप जानते हैं V/L होता है। एकांक लंबाई में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, E बराबर V/L, एकांक लंबाई में उत्पन्न विभव, उसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो रो बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा V/L और बटे में J को हम क्या कहते हैं, I बटे में A, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित अभिलंबवत वैद्युत धारा। अब इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा V/A और बटे में L/I। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स V/I ये क्या होता है, R होता है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं R/A और बटे में L। और आप ओरिजिनल फॉर्मूला जानते ही हैं रो का ओरिजिनल फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, RA/L। और इस फॉर्मूले से भी हमने ये प्रूफ कर दिया कि रो बराबर RA/L होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब इसका अगर मात्रक देखें, अगर स्टूडेंट्स मात्रक कैसे निकालेंगे, तो वही रो बराबर क्या हो जाएगा, RA/L। R का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट्स, ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और बटे में मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो ओम मीटर आपका हो जाएगा क्या, ओम मीटर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, कहां गया भाई, हाँ जी, ओम मीटर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओम मीटर आपका वैद्युत विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये परिभाषा याद रखना है कि किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और उसी बिंदु पर धारा घनत्व J के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब बात आती है विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा है कि विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम को यानी उल्टे को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लिखेंगे, एक पॉइंट क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, कि विशिष्ट प्रतिरोध के, ये सभी परिभाषा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्लियर है बच्चों। अब देखिए इसको हम किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, तो विशिष्ट चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किस चीज से स्टूडेंट्स, सिग्मा से दर्शाते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को हम किस चीज से दर्शाते हैं स्टूडेंट्स, विशिष्ट प्रतिरोध कह रहा हूं, विशिष्ट चालकता को हम किस चीज से दर्शाते हैं, तो सिग्मा से दर्शाते हैं।
उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा सब कुछ। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो सिग्मा बराबर आपका हो जाएगा कितना, 1/रो। 1/ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रो। और रो बराबर अभी अभी आपने पढ़ा है E/J होता है। तो जैसे ही आप रो बराबर E/J रखेंगे, E और बटे में J, तो ये J ऊपर उठ के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा J/E। और ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताओ विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में क्या संबंध होता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि सिग्मा बराबर क्या हो गया, J/E, J/E। तो यहां पे आप अगर J बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा E। तो ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से आप सब कुछ समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर है बात बच्चों, इतनी बात क्लियर है सबको, यस और नो कमेंट्स में लिख के बताइए फटाफट। सबको ये बात क्लियर है, इतनी बात, वेरी गुड। अब सबको इतनी बात क्लियर है तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है स्टूडेंट्स, मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर मिटा देता हूं ताकि आपको दिखे ना, वरना आप जो है देख के ही आंसर बता देंगे। क्लियर है बात, चलिए जल्दी से बताइए, पहला क्वेश्चन पढ़िए और पढ़ के आंसर दीजिए फटाफट। पहला क्वेश्चन का आंसर आप पढ़ के फटाफट से दीजिए स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग d है, हाँ, यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग d है तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी बताइए। हाँ जी, मिटा दिया मैंने, फटाफट से आंसर करिए। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, वेरी गुड। देखिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला एक है आपका, कौन सा संबंध Vd और E में क्या रिलेशन होता है। एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपका अनुगमन वेग का, Vd बराबर -E कैपिटल E टाउ और बटे में फटाफट से m स्मॉल m। तो आप देख सकते हैं Vd और E में क्या प्रोपोर्शनलिटी का समानुपात का जो है वो निशान लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, और अगर आप इसको मिटाएंगे तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्लियर है बात बच्चों, बातें समझ आ रही हैं, वेरी गुड। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए फटाफट से, प्रतिरोध की विमा क्या होगी। प्रतिरोध की विमा क्या होगी स्टूडेंट्स, फटाफट। तो देखिए प्रतिरोध की विमा एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं जो यहाँ पे निकाला है, लेकिन अगर आप सिंपल तरीके से निकालना चाहें तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं R बराबर V बटे में I। और V बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, W और बटे में Q, क्योंकि W बराबर V अपॉन Q होता है। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन Q। तो W और बटे में Q और इंटू I, दोनों का आप वीमा रख दीजिए। तो W की वीमा तो सबको पता होता है ml2t पे -2, ये आपको बहुत पहले से बताया जा रहा है। और Q बराबर क्या होता है I इंटू टी, तो Q की वीमा भी आपको पता है AT, और इंटू I की वीमा होता है A। क्लियर है बात बच्चों। तो R बराबर कितना हो जाएगा आपका, R बराबर आपका हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स, ml2 टी पे माइनस, यहाँ पे एक है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब टी की पावर 1 है, टी की पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1, तो -2 पहले से था, -1 और जाएगा तो -3, और a की घात 1a 2a, a की पावर 2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो a की पावर -2। तो ml2t पे -3, a पे -2, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। आपको मैंने बताया था कि रो बराबर RA/L करिए, R का मात्रक ओम, A का मात्रक मीटर स्क्वायर बटे में L का मात्रक मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर काट दीजिए, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का करेक्ट जवाब आ रहा है।
तो ये वन शॉट करने का फायदा होता है स्टूडेंट्स की काफी सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर आधारित आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। समझ आ रहा है ना? वेरी गुड। अब चलिए, अब हम पढ़ते हैं वैद्युत ऊर्जा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, वैद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बारे में क्या जानते हैं स्टूडेंट्स, आप कमेंट में जरा लिख के बताइए। तो वैद्युत ऊर्जा के बारे में क्या जानते हैं? देखिए बहुत ही सिंपल है, वैद्युत ऊर्जा क्या होता है? देखिए वैद्युत ऊर्जा को हम W से प्रदर्शित करते हैं और किसी परिपथ में एकांक समय में व्यय ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है? W बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स? P इंटू टी। तो एकांक समय में व्यय ऊर्जा को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं किसी विद्युत परिपथ में। क्लियर है बात? अब अगर आप समझे इसको ध्यान से, तो यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर, मान लीजिए ये किसी तार है और इस तार में हम जो है वो Q आवेश दे रहे हैं, तो यदि किसी तार में Q आवेश देने पर इसके शिरों का वोल्टेज V हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो होगा W बराबर V इंटू क्यू। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अक्सर इसका फॉर्मूला ही पूछता है और फॉर्मूला से आधारित न्यूमेरिकल्स, ठीक है। लेकिन अब आप जानते हैं, यहां पे लिखेंगे हम जानते हैं कि, आप क्या जानते हैं स्टूडेंट्स? आवेश Q बराबर I इंटू टी होता है सर, ये आप जानते हैं। समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिए, तो हम लिखेंगे क्या? समीकरण नंबर 1 में Q का मान रखने पर, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में Q का मान रखने पर, रखिए Q का मान स्टूडेंट्स, तो Q की जगह पे I इंटू टी रखेंगे, तो W बराबर क्या आ जाएगा? V इंटू आई इंटू टी। ये एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का उपयोग आप वैद्युत वाले चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। अच्छा, इस फॉर्मूले को और एक्सपेंड आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम कि चूंकि हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से, और ओम के नियम से स्टूडेंट्स आप क्या जानते हैं? V बराबर I इंटू आर। ये आप ओम के नियम से जानते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में V का मान रखने पर, यहां पे लिखेंगे क्या? समीकरण नंबर 2 में V का मान रखने पर, देखिए कितना फॉर्मूला आपको मिलेगा, 3-4 फॉर्मूला मिलेगा वैद्युत ऊर्जा का। या W को हम वैद्युत ऊर्जा ही कहते हैं। क्लियर है बात? क्योंकि किया गया कार्य वैद्युत ऊर्जा के रूप में ही संचित होता है। तो V की जगह पे हम क्या रख देंगे? I इंटू आर। तो W बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? रखने पर W बराबर V की जगह पर रखेंगे I इंटू आर और इंटू आई इंटू टी। तो फाइनली हमारा क्या आ गया हमारा क्या? W बराबर I स्क्वायर आर टी। I स्क्वायर आर टी, ये हो गया आपका कितना? समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 याद रखिएगा, समीकरण नंबर 3 को भी, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे लिखेंगे हम जानते हैं कि I बराबर V बटा आर भी होता है। तो जैसे ही आप समीकरण नंबर 3 में I बराबर V बटा आर लिखेंगे, तो यहां पे लिख देंगे आप कि समीकरण नंबर 3 से I बराबर, जैसे ही आप V बटा आर लिखेंगे, तो W बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? I की जगह पे V स्क्वायर बटे में R स्क्वायर, क्योंकि I स्क्वायर आर टी है, इंटू आर इंटू टी। आप देख सकते हैं एक R से एक R कट गया, तो W बराबर क्या आ गया स्टूडेंट्स? V स्क्वायर
P अपॉन R। ये हो गया स्टूडेंट समीकरण नंबर 4। 4 समीकरण मिल गया। उपरोक्त समीकरणों से W बराबर कितना फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट्स? W बराबर एक आया आपका V इंटू आई इंटू टी बराबर, एक और आया I स्क्वायर RT, एक और आया बराबर में V स्क्वायर T अपॉन R, एक और आया था शुरुआत में V इंटू क्यू। 4 फॉर्मूला ये आ गया वैद्युत ऊर्जा का, और यही चारों फॉर्मूला उपयोग होगा सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से आप वैद्युत ऊर्जा के बारे में सब कुछ जान सकते हैं बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स की वैद्युत ऊर्जा के ये जो डेरिवेशन है ये सॉल्व करने आपका आ गया होगा। भाषा तो आप बना ही लेंगे, थोड़ा बहुत जो है वो क्या करना है, यहाँ पे हम जानते हैं कि I बराबर V बटा R होता है, अतः I का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर आसानी से ये सब तो लिख देंगे। मेन है ये कि कहाँ से क्या हो रहा है, और यही चीज़ आपको मैं समझाना चाहता हूँ। ये तीनों फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप घोर के पी जाइए, क्योंकि इससे रिलेटेड जितना न्यूमेरिकल्स आएगा वो सभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स वैद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर। लास्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक पावर। वैद्युत के अंदर शक्ति कितनी है? जैसे इंसानों के अंदर पावर होती है ना स्टूडेंट्स, ये देख रहे हैं, इसी तरीके से विद्युत के अंदर पावर होती है। तो वही पावर का कैलकुलेशन करने के लिए विद्युत शक्ति हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इसका एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्या? वो होता है P बराबर W बटा T। P बराबर W बटा में T। ठीक है, यानी एकांक समय में किसी वैद्युत परिपथ में खपत ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। तो एकांक समय में किसी वैद्युत परिपथ में किया जाने वाला कार्य या उस वैद्युत परिपथ में खपत ऊर्जा का अनुपात वैद्युत शक्ति कहलाता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, ओके, वेरी गुड बच्चों, इतनी चीजें आपने समझ ली। अब इससे देखिए कई फॉर्मूला बनेगा इससे भी। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको आपने मान लिया क्या? समीकरण नंबर 1। अब आप लिखेंगे हम जानते हैं, फिर वही वाला तांडव स्टार्ट होगा। W बराबर V इंटू क्यू होता है। ठीक है, अब इस V इंटू क्यू का मान इसमें रख दीजिए। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से V का मान जैसे ही आप रखेंगे तो P का मान बदल जाएगा V इंटू क्यू और बटे में T। V इंटू क्यू बटे में T। W बराबर V इंटू क्यू, तथा यहां पे लिख दीजिए तथा Q बराबर I इंटू टी भी होता है। तो ऐसी स्थिति में यहां पे और लिख सकते हैं V और इंटू I और इंटू T और बटे में T। एक T से एक T कट गया तो P बराबर आ गया V इंटू आई, और शक्ति का ये सबसे पहला फॉर्मूला है। इसको आप लिख दीजिए समीकरण नंबर 2। इसको क्या लिख देंगे स्टूडेंट? समीकरण नंबर 2, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्मूला को हमने समीकरण नंबर 1 रखा, और ये जो आपका इस समीकरण को संतुष्ट कराने से ये दोनों वैल्यू को जब हम इसमें रखे हैं, पुट किए हैं, तो ऐसी स्थिति में ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया है। तो जब क्वेश्चन देगा कि किसी वैद्युत परिपथ में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें 5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में उस परिपथ में व्यय विद्युत शक्ति या उस परिपथ की शक्ति की गणना करिए। तो V और I में संबंध दर्शाने वाला समीकरण कौन सा है शक्ति का? तो P बराबर V इंटू आई। ये आप उपयोग करेंगे। लेकिन जब यही क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि यदि किसी परिपथ में 50 जूल कार्य करने में 10 सेकंड का समय लगता है, तो ऐसी स्थिति में शक्ति की गणना करिए। तो ये वाला सूत्र उपयोग होगा, क्योंकि शक्ति समय और
वैद्युत ऊर्जा में रिलेशन संबंध करने वाला समीकरण P बराबर W/T है। तो जहां जो भाषा वहां वो फॉर्मूला। क्लियर है बात बच्चों? वेरी गुड। अब देखिए ना, ये वाले फॉर्मूले को हम और बदल सकते हैं ओम के नियम का एप्लीकेशन लेके। तो यहां पे हम और लिखेंगे कि हम जानते हैं, इतनी बार जानते हैं लिख दिया हमने कि ऐसा लग रहा है कि कितना ज़्यादा हम लोग जानकार हैं भाई, हैं। तो हम जानते हैं क्या, ओम के नियम से V बराबर I इंटू R होता है। जैसे ही हम समीकरण नंबर 2 में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से जैसे ही पुट करेंगे, समीकरण नंबर 2 है P बराबर V इंटू आई, V की जगह पे I इंटू R लिख देंगे और इंटू I हो गया। तो ये कितना हो गया, I स्क्वायर R। एक और फॉर्मूला आपको मिल गया P बराबर I स्क्वायर R। ये फॉर्मूला तब प्रयोग होगा जब शक्ति पूछ रहा होगा और धारा और प्रतिरोध का मान दिया होगा। क्लियर है बात बच्चों? एक और फॉर्मूला हमारा बन सकता है, इसको मैं मान लेंगे समीकरण नंबर 3। क्लियर है बात बच्चों? वेरी गुड। हम ये भी जानते हैं, हम जानते हैं कि I बराबर होता है क्या, V बटे में R। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को इसमें पुट करिए। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से जैसे ही पुट करेंगे इसको तो P बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, V स्क्वायर बटे में R स्क्वायर इंटू R। एक R से एक R कट गया तो ये कितना हो जाएगा, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। क्लियर है बात बच्चों? तो ये वाला भी एक फॉर्मूला काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। इतनी बात आपको समझ आ गई तो सभी समीकरणों को एकजुट कर दीजिए। तो यहां पे लिखेंगे उपरोक्त समीकरण से, उपरोक्त समीकरण से, उपरोक्त समीकरण से अगर सभी समीकरणों को एक साथ जुटाएंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर W/T बराबर V इंटू आई बराबर I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर अपॉन R। ये आ गया विद्युत शक्ति का सारा फॉर्मूला। आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात बच्चों? एक चीज और आपको याद रखनी है कि ये जो विद्युत शक्ति है इसका मात्रक कई बार पूछ देता है। मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो P बराबर W/T फॉर्मूले से आप यहां पे देख सकते हैं। W का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट्स, जूल, और बटे में समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड विद्युत शक्ति का मात्रक हो गया, या फिर एक और मात्रक देता है वाट। ये दोनों में से कोई एक मात्रक आपके एग्जाम में पूछ देगा, आपको दोनों याद रखना है। ठीक है, बाकी फॉर्मूला मात्रक मैंने बता ही दिया, डेरिवेशन करा ही दिया। ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर है। क्लियर है? एक दो चीज और छूट रहा है मेरे हिसाब से, और वो है क्या, हाँ एक मिनट, हाँ वहां पे, यहाँ पे दो चीजें मैं यहाँ पे लिख देता हूं, याद आ रहा है मुझे। ओमीय परिपथ, ओमीय परिपथ, और दूसरा छूट रहा है एक क्या, अनओमीय परिपथ, अनओमीय परिपथ, परिपथ। तो बहुत ही सिंपल सा है, सबसे पहले हम जानते हैं ओमीय परिपथ, उसके बाद हम जानेंगे अनओमीय परिपथ। तो देखिए, अगर हम एक निश्चित ताप की बात करें, क्योंकि ओम के नियम में क्या होता है कि भौतिक अवस्थाएं जितनी भी होती हैं पदार्थ की, वो सभी कांस्टेंट होती हैं, चाहे ताप हो चाहे दाब हो। तो अगर हम निश्चित ताप पर देखें, तो अगर निश्चित ताप पर किसी परिपथ में जो प्रवाहित धारा है और उस परिपथ के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर है, उसका अनुपात अगर नियत आता है, कांस्टेंट आता है, तो ऐसी स्थिति में वो परिपथ ओमीय परिपथ होगी। और अगर विद्युत धारा, यानी कि अगर किसी परिपथ की बात करते हैं और उस परिपथ में अगर वो ओमीय परिपथ है या अनओमीय परिपथ है पता लगाना है, तो सिंपली V और I
इसका मान का अनुपात अगर नियत आता है, कांस्टेंट आता है, तो ऐसी स्थिति में वो ओमीय परिपथ है। कांस्टेंट नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में वो अनओमीय परिपथ है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। बाकी ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वन शॉट पसंद आया होगा, ढेर सारी चीज़ें आप सीख पाए होंगे और सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे से बना पाए होंगे। अब जितनी चीज़ें मैंने बताई उसको रिवीजन आप कर लीजिएगा एक बार 2x स्पीड पे देख के, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सभी हम आने वाले दिनों में लाइव क्लास के माध्यम से कर जाएंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।